तुझको ना देखूं तो जी घबराता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है। जय हिंद दोस्तों, मेरे YouTube चैनल दीपक जीके जीएस मैथ मस्ती में आप सभी का स्वागत है। तो इस तरह से आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक श्वसन तंत्र। तो दोस्तों, इससे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो आप लोग इसे एक बार अवश्य देख ले तो सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आए, मैं आपसे वादा करता हूं कि छूटने वाला आपसे नहीं है। देखते ही एकदम सही टिक मारिएगा। तो आइए हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों, श्वसन तंत्र जिसे रेस्पिरेटरी सिस्टम भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये जो सिस्टम होता है, सिस्टम तो आप जानते ही हैं कि एक जैसे कार्य को पूरा करने के लिए बहुत सारे जब अंग मिलकर एक कार्य को पूरा करता है, संपन्न करता है, तो उसी को सिस्टम कहते हैं। तो इस तरह से श्वसन तंत्र में भी बहुत सारे अंग मिलकर कार्य करते हैं। तो सबसे पहले जो है दोस्तों कि श्वसन यानी हुआ हवा को अंदर लेना और छोड़ना, सांस लेना और छोड़ना। तो इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यह क्या है? ऑक्सीकरण है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का जुटता है। बिना ऑक्सीजन के श्वसन संपन्न हो ही नहीं सकता। और दूसरा क्या है? इसमें ऊर्जा तथा ऊष्मा का निर्माण होता है। तो दोस्तों, हमारे शरीर में ऊर्जा और ऊष्मा का दो तरह से निर्माण होता है। कैसे? एक सांस लेने से ऊर्जा का निर्माण होता है, ऊष्मा का, और हमारे शरीर में जब तक ब्लड दौड़ते रहता है तब तक हमारा शरीर गर्म रहता है, ऊर्जा का निर्माण होते रहता है। जो ही ब्लड चलना बंद हो जाएगा, सांस लेना बंद हो जाएगा, हमारा शरीर ठंडा हो जाएगा और इस तरह से वह व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो आप लोग जानते हैं कि जो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसका शरीर इसीलिए ठंडा रहता है। तो और तीसरा क्या है? अपचाई। अपचाई क्या है दोस्तों? कि किसी भी तत्व को आपस में तोड़ना ही अपचाई कहलाती है। तो इसका कैटाबोलिक, इसका इंग्लिश नाम क्या है? कैटाबोलिक। तो तोड़ने की प्रक्रिया को कैटाबोलिक कहते हैं और जोड़ने की प्रक्रिया को एनाबोलिक कहते हैं। तो कैटाबोलिक और एनाबोलिक में अंतर समझ गए। अब देखिए, पढ़ते हैं कि कुछ श्वसन अंग कि हमारे जीव जंतुओं में जो श्वसन अंग है उसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या है? स्तनधारी जीव। स्तनधारी जीव जो है, जैसे कि हम लोग हुए, गाय भैंस हुए, ये सब स्तनधारी जीव है। तो ये लोग जो है, हम लोग जो है सांस किससे लेते हैं? तो फेफड़ा यानी लंग्स से। तो पहले जब हम बच्चा थे, बचपन में थे, तो हम सोचते थे कि नाक से सांस लेते हैं, तो नाक बंद कर लेते थे, तो मुंह से सांस ले लेते थे। अरे ससुरा, तो पता नहीं चलता था कि नाक है श्वसन अंग कि मुंह है। लेकिन एक्चुअली में जब बड़ा हुए तब समझे कि नहीं, नाक और मुंह तो एक मार्ग है, एक रास्ता है श्वसन करने की क्रिया। अंदर मेन तो फेफड़ा सांस लेता है, जो हमारे फेफड़ा यहाँ है, ठीक। उसके बाद जो है कीट पतंग जो है वह सांस नली यानी ट्रेकिया से डायरेक्ट सांस ले लेते हैं। सांस नली किसे कहते हैं? जैसे कि यहाँ उसका जो है कि डायरेक्ट यहीं से वो श्वसन की क्रिया करता है, उसके लिए कोई रास्ता मार्ग नहीं होता है, इसी को कहते हैं सांस नली। उसके बाद जलीय जीव। जलीय जीव जैसे हो गया मछली। मछली जो है किससे सांस लेती है? तो गिल्स से या क्लोम से या गलफरे से। तो दोस्तों, गलफरा जो है एक उर्दू शब्द है और हिंदी शब्द है कि क्लोम, और इंग्लिश शब्द है सीबीएसई वालों के लिए तो गिल्स। तो गिल्स से मछली सांस लेते हैं। तो आप तो गलफरा जानते हैं मछली का कौन होता है? जैसे ऐसे रहता है ना बगल में, और ऐसे 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 करते रहता है, तो यहीं से वो सांस लेता है मछली। अब उसके बाद जो है कि आ जाते हैं मेढक।
तो मेढक जो श्वसन की क्रिया करता है यह दो तरह से करता है। बचपन में यह अलग श्वसन क्रिया करता है, अलग श्वसन अंग होता है, और उसके बाद जवानी में इसका श्वसन अंग अलग होता है। जब देखिए यह मेढक बच्चा होता है तो देखे होंगे कि लगता है कि यह मछली जैसा देखने में लगता है। हम लोग पकड़ भी लेते थे, सोचते थे चलो मछली को पाल रहे हैं, और जब ससुरा बड़ा होता था तो ले ये तो मेढकवा है रे, तब इसको भगाते थे, भागो भागो। तो बच्चा में टेडपोल, मेढक के बच्चा को क्या कहते हैं? टेडपोल। और टेडपोल जो है किससे श्वसन करता है? तो गिल्स से। टेडपोल जो है वो गिल्स से श्वसन करता है, उस समय वो गलफड़ा से श्वसन करता है। उसके बाद जब मेढक दो अवस्था में रहता है, जब वो बड़ा हो जाता है, जैसे भूमि के अंदर रहा या जल में रहा, जो भूमि के अंदर या जल में रहता है तब वो फेफड़ा से सांस लेता है, ठीक ना। जब भूमि और जल में रहता है तो फेफड़ा से लेता है, भूमि पर और जल में रहता है, सॉरी भूमि पर जब रहता है, और जब भूमि के अंदर रहता है तब वह त्वचा से सांस लेता है, काहे कि वह निष्क्रिय अवस्था में हो जाता है, तो उस समय चारों तरफ से वह सांस लेता है धीरे धीरे रिस रिस कर। तो क्वेश्चन समझ गए कि जब मेढक छोटा रहेगा, बच्चा रहेगा, तो उसे क्या कहते हैं? तो टेडपोल। वह टेडपोल किससे सांस लेता है? तो गिल्स से। जब मेढक भूमि पर रहेगा, जवानी अवस्था में जब भूमि पर रहेगा या जल में रहेगा, तो वह किससे सांस लेता है? फेफड़ा से। लेकिन वही मेढक जब जमीन के अंदर रहेगा निष्क्रिय अवस्था में, तब वह श्वसन करता है किस अंग से? तो त्वचा से। तो इस तरह से हम लोग श्वसन अंग पढ़े। अब दोस्तों यह जो है क्या है कि श्वसन श्वासोच्छ्वास, श्वसन श्वासोच्छ्वास जो है इसको कहते हैं ब्रीथिंग। तो श्वसन श्वासोच्छ्वास जो है इसे कहते हैं ब्रीथिंग, यानी श्वास लेना और छोड़ने की प्रक्रिया को श्वसन श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। तो इस तरह से श्वसन श्वासोच्छ्वास जो है दो तरह का होता है। कौन कौन दोस्तों? अंदर लेना, श्वास को अंदर लेना, और श्वास को बाहर छोड़ना। तो श्वास को जब अंदर लेते हैं तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? निश्वसन। निश्वसन। सीबीएसई वाला इसको क्या पढ़ेगा? सीबीएसई वाला इंपायरेशन। इसको क्या पढ़ेगा? इंपायरेशन। और जो है कि जब श्वसन को हम लोग बाहर छोड़ते हैं तो बस निःश्वसन, सिर्फ खाली ये जो विसर्ग लगता है, निःश्वसन और निःश्वसन। एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन मतलब होता है बाहर छोड़ना, और इनपायरेशन मतलब होता है अंदर लेना। तो सीबीएसई वाला को कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है? तो इनपायरेशन और एक्सपायरेशन। लेकिन हिंदी वालों को थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि दोनों में स्पेलिंग सेम है, सिर्फ जो है कि विसर्ग का अंतर है। तो इसको बोलेंगे निःश्वसन, जो सांस को अंदर लेते हैं तो निःश्वसन, और जब सांस को बाहर छोड़ते हैं तो निःश्वसन। थोड़ा निह जोर लगा के बोलेंगे तो निःश्वसन। तो दोस्तों अब जो है कि इससे क्वेश्चन बनता है कि हम लोग जो सांस लेते हैं तो क्या हवा में हवा का जो मिश्रण है क्या है? तो आप जानते ही हैं कि नाइट्रोजन कितना है? 78% है। उसके बाद ऑक्सीजन जो है 21% है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.03%। तो ये टोटल हवा को हम लोग सांस लेते हैं, ये नहीं कि ऑक्सीजन को सिर्फ सांस लेते हैं। पहले जो है ये तीनों हवा का मिश्रण को हम लोग अंदर खींचते हैं, तो यह हो गया निःश्वसन। लेकिन जब हम लोग छोड़ते हैं तब देखिए कि किसको कितना प्रतिशत छोड़ते हैं। तो नाइट्रोजन जो है 78% ही रह जाती है। उसके बाद ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन और कार्बन में ही यहाँ कमी बेसी होता है, तो ऑक्सीजन जो है 4% घट जाता है। तो यहाँ था 21% हम सांस लिए ऑक्सीजन, लेकिन छोड़े कितना? 17%। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ लिए थे 0.03%, यानी 1 के भी बराबर नहीं, कुछ भी नहीं है, लेकिन छोड़े यहाँ कितना? 4%। इस तरह से ही क्वेश्चन बनता है कि श्वसन के बाद हम लोग ऑक्सीजन कितना प्रतिशत छोड़ते हैं? तो 21%। और कार्बन की डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत छोड़ते हैं? तो 4%। और नाइट्रोजन 78%। इस तरह से दोस्तों अब हम पढ़ेंगे
श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र के कितने भाग होते हैं? तो श्वसन तंत्र के मुख्यतः 10 भाग होते हैं। तो देखिए दोस्तों, वो 10 भाग कौन कौन होता है। एक है नसा छिद्र। नसा छिद्र किसे कहते हैं? जो नोक का शुरुआती भाग है और यहाँ क्या होता है, बाल होता है और यहाँ चिपचिपापन पदार्थ होता है। जब हम लोग सांस लेते हैं तो वह धुलकन जो है बाल में चिपक जाता है और इसी जगह वह धुलकन रह जाता है। दूसरा फिर क्या है, नसा कपाट। नसा कपाट जो है इस जगह होता है दोस्तों। तो नसा कपाट क्या है कि जब सारी धुलकन को बाल नहीं रोक पाया है तो उससे भी ज्यादा चिपचिपापन पदार्थ जो है नसा कपाट में होता है और वहां जाके सारा धुलकन जो है चिपक जाता है। और इसी के बाद 4-5 दिन या 6 दिन बाद जो है हम लोग इसे खोद खोद के निकालते हैं तो काला जैसा निकलता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नेक्टी कहते हैं। तो यह है नसा कपाट। उसके बाद जब हम आगे जाते हैं तो ये बीच में जो हॉल होता है, हॉल जिससे कि सांस अंदर जाता है, उसे क्या कहते हैं, फायरिंग्स, जिसे ग्रासनी कहते हैं। फायरिंग्स उसे क्या कहते हैं दोस्तों, ग्रासनी कहते हैं। हॉल को ग्रासनी कहते हैं। उसके बाद होता है 4 नंबर पे लाइरिंग्स, यानी स्वर तंत्र। जहां से हम लोग बोलते हैं, जहां से बोलते हैं हवा जो निकलती है, इसी को कहते हैं क्या कि स्वर तंत्र यानी लाइरिंग्स। उसके बाद जो है कि हम लोग जब अब आगे बढ़ते हैं तो फिगर में समझिए कि यहां से जब आगे बढ़ते हैं तो श्वास आ जाता है कहाँ, इस सीधा सा मार्ग, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेकिया कहते हैं। दोस्तों क्या कहते हैं, ट्रेकिया कहते हैं। तो कीट पतंग जो है इसी ट्रेकिया से डायरेक्ट सांस ले लेता है और इस ट्रेकिया में ये गोलाकार जो है एकदम नर्म हड्डी से बना होता है। उस नर्म हड्डी से जो गोलाकार जो आकृति बना होता है, इसका काम क्या है कि वो जो नली है, श्वास नली, उसको चिपकने से बचाए रखना। वो हमेशा फोर रहता है, तब ना हवा जाएगा आएगा। अगर वो हड्डी नहीं रहता तो क्या होता, ये चिपक जाता तो ससुरा हम लोग सांस से नहीं ले पाते। खींच रहे हैं लेकिन खिंचा ही नहीं रहा, पता चला कि बस आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए जो है यह गोलाकार हड्डी बना रहता है जो कि उसको अलग करता है। उसके बाद जब ये ट्रेकिया यहाँ आके 2 भागों में बट जाता है तो ये इसको जो है, ये जो पहला ये दोनों भाग है, इसको कहते हैं बोनकाई। इसको क्या कहते हैं, ब्रोनकाई। इसे क्या कहते हैं दोस्तों, ब्रोनकाई। अब ब्रोनकाई में जब ई फिर छोटे छोटे भाग बट जाते हैं तो उसे कहते हैं ब्रोनक्यूलेस। उसे क्या कहते हैं दोस्तों, ब्रोनक्यूलेस। इसे ब्रोनक्यूलेस कहते हैं। और उसके बाद जब ये ब्रोनक्यूलेस में जो ई डिजाइन वाला जो आकृति है, इसे कहते हैं अलबली। इसे क्या कहते हैं, अलबली। और इसी अलबली में ऑक्सीजन का अवशोषण होता है और ब्लड आता है उधर से, इसमें ब्लड जुड़ा रहता है और ब्लड आता है, कार्बन डाइऑक्साइड को उसमें छोड़ देता है और ऑक्सीजन को वह ग्रहण कर लेता है और ब्लड के द्वारा पूरे शरीर के कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को पहुंचा देता है। और शरीर के कोशिका जो है, कोशिका के अंदर एक भाग होता है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन चला जाता है और ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज दोनों मिलकर जब रिएक्शन करता है तो जल और ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। तो यही जो है कि श्वसन तंत्र का 10 भाग हुआ। कौन कौन दोस्तों, नसा छिद्र, ये क्या हो गया, नसा छिद्र, जो कि यहाँ धुलकन रुकता है। फिर नसा कपाट, ये नसा कपाट हो गया। और तीसरा नंबर पे क्या आता है, तो तीसरा नंबर पे होता है फायरिंग्स, जिसे ग्रासनी कहते हैं। हॉल को ग्रासनी कहते हैं। उसके बाद जो आगे बढ़ते हैं स्वर तंत्र, जिसे हम लोग कहते हैं लाइरिंग्स। इसे क्या कहते हैं दोस्तों, लाइरिंग्स। उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो 4 नंबर पे आता है क्या, ट्रेकिया। इसे क्या कहते हैं, ट्रेकिया, जो श्वास नली है, इसको हम लोग श्वास नली कहते हैं। और यही श्वास नली जब 2 भागों में बट जाता है तो ब्रोनकाई कहलाता है। यही ब्रोनकाई से जब छोटे छोटे भाग बट जाते हैं तो उसे ब्रोनक्यूलेस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों, ब्रोनक्यूलेस। और ब्रोनक्यूलेस में जब यह जो गुच्छादार आकृति होता है जिसमें ऑक्सीजन अलग होता है, उसे कहते हैं अलबेली। तो दोस्तों इस तरह से जो है कि यह जो हमारा फेफड़ा है, फेफड़ा में दोहरी झिल्ली बना होता है। तो
झिल्ली का नाम है फ्लूरा मेम्ब्रेन। क्या है? फ्लूरा मेम्ब्रेन। ये दूसरे झिल्ली का नाम क्या है? फ्लूरा मेम्ब्रेन। तो इस तरह से आप जो है एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग जो है कि श्वसन तंत्र के 10 भागों को पढ़ लिए कि श्वसन तंत्र में जो है कितने भाग होते हैं, तो 10 भाग होते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि हम लोग सांस लेते कैसे हैं और छोड़ते कैसे हैं। तो दोस्तों जब हम लोग सांस लेते हैं तो सांस लेने और छोड़ने में सबसे ज्यादा 70% जो है कि काम करता है कि डायफ्राम। ये डायफ्राम जो है यह 70% काम करता है। यह एक कठोर संयोजी ऊतक से बना होता है। तो जब हमारा जो है कि फेफड़ा सांस को खींचता है, सांस को जब खींचता है तो फेफड़ा जो है फूल जाता है, फेफड़ा का आकृति बढ़ जाता है, तो डायफ्राम जो है थोड़ा नीचे हो जाता है। नीचे हो जाता है तो फेफड़ा को खींचने का सांस खींचने का क्षमता है, लेकिन इधर से छोड़ने का क्षमता नहीं है। उतना छोड़ेगा, अब छूटिए नहीं रहा है, जैसे कि छूटिए नहीं रहा सांस। तो इस स्थिति में क्या होता है कि डायफ्राम जो सांस लिया था, तो डायफ्राम जो धंस गया था वह अचानक फिर ऊपर उठता है। जैसे ऊपर उठता है तो ये फेफड़ा पर दबाव बनता है और फेफड़ा जो है सिकुड़ जाता है, और जैसे ही फेफड़ा सिकुड़ता है तो हवा जो है बाहर हो जाती है। तो इस तरह से हवा लेने और छोड़ने में डायफ्राम जो है बहुत मदद करता है। कभी कभी देखे होंगे कि एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट होता है तो क्या होता है, ससुरा उसका न तो पैर टूटा, न हाथ टूटा, न गाल टूटा, न मुंह टूटा, उसको डायफ्राम में चोट लग गया, डायफ्राम टूट गया। डायफ्राम जब क्षतिग्रस्त हो गया तो क्या होने लगा कि सांस तो हम खींच रहे हैं, सांस तो फेफड़ा खींच रहा है, लेकिन डायफ्राम उधर से ढकेल नहीं पा रहा है, बस अचानक उसका मृत्यु हो जाता है। ठीक ना, जैसे फिल्म सब में देखे होंगे कि छत पर से गिरता है, डायरेक्ट गिरता है, ऐसे गिरा, बस उसका मृत्यु हो गया। क्यों? क्योंकि उसका डायफ्राम ही टूट गया। डायफ्राम टूट गया तो वो सांस को अंदर से बाहर छोड़िए नहीं सक रहा है। इसलिए जो है कि डायफ्राम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है सांस लेने और देने। तब आप सोचते होंगे कि जो महिला गर्भवती है, अरे गर्भवती महिला को तो उधर अपने बढ़ा, तो पेट में लड़का कूद रहा होता, उसमें जगह नहीं तो डायफ्राम कभी फैले छूटेगा? नहीं फैलता शूट करता है। तो अब कैसे होगा, वह सांस कैसे लेगी, कैसे वो बाहर निकलेगा? सांस तो ले लेगी, लेकिन बाहर कैसे निकलेगा उससे? तो उसका डायफ्राम का काम क्या करता है, पसलियों करता है। पसलियों ही इधर से दबाव बनाता है और उसके बाद हवा बाहर होता है। तो इसलिए गर्भवती महिला का अगर जो पसलियों टूट जाएगा तो पक्का है जो वह महिला क्या कर जाएगी, डेथ कर जाएगी। इसलिए पसली उनका महत्वपूर्ण भूमिका है सांस छोड़ने में। और ऐसे नॉर्मली जो है डायफ्राम होता है सांस को छोड़ने में, फेफड़ा तो सांस ले ही लेता है। तो इस तरह से अब हम लोग जो पढ़ेंगे कि आप कभी कभी देखे होंगे कि खाना खाते हैं तो हम लोगों को क्या आ जाती है, हिचकी आ जाती है या सड़क जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए यहाँ क्या है कि जब हम श्वास नली से जो श्वसन लेते हैं और भोजन करते हैं मुंह से, वह दोनों पाइप एक जगह आके मिला हुआ, अब मिलने के बाद यहाँ आके वो दोनों बट जाता है। इधर जब चला जाता है एयर, मतलब इधर चला जाता है फेफड़ा में और इधर चला जाता है पेट में भोजन। तो लेकिन है बीच में जो एक वो है एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस जो है इसका नाम है क्या, एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस का काम क्या है, बंद करना और खोलना। जैसे कि हम सांस लिए तो एपिग्लोटिस जो है खुल जाएगा तो वह इधर आ जाएगा तो हवा इधर घुस जाएगा, एपिग्लोटिस इधर आ जाएगा और हवा घुस जाएगा। लेकिन जब हम भोजन किए तो एपिग्लोटिस जो है इधर आ जाएगा, वह इधर सट जाएगा और भोजन जो है इधर चला आएगा। लेकिन ये जो एपिग्लोटिस को कंट्रोल कौन करता है, तो हमारा ब्रेन करता है। तो इसलिए इसको हम कंट्रोल नहीं करते हैं। तो इसीलिए जब हम लोग खाना खाते हैं तो क्या होता है कि किसी के याद में एकदम खो गए या बातचीत कर रहे हैं और खाना खा रहे हैं, किसी के याद में खोए, तो ब्रेन क्या कर रहा है, किसी को सोच रहा है। ब्रेन बस इसको भूल गया, एपिग्लोटिस को भूल गया कि उसको किधर और किधर जाना है।
तो बस क्या किया कि जब भोजन किए तो साला एपिग्लोटिस जो है इधरे आ गया, तो बस क्या हो गया कि सारा भोजन धड़धड़ा के किस में घुस गया, एयर में घुस गया, यानी फेफड़ों में। जैसे फेफड़ों में घुसा तो बस हम लोग जो है सरक गए। फेफड़ा कहता है अरे तुम इधर कैसे आ गए, ढकेलो, सब मिल के ढकेलो, और सब मिल के जो है ढकेलने लगता है, ऐसे ढकेलने लगता है, भोजन को एकदम ढकेलने लगता है, बाहर निकल। वही जब ढकेलता है ना तो हमको क्या आता है, हिचकी आता है। फिर 1 मिनट हुआ, फिर ढकेला, देखता अरे अभी सब नहीं गया है, फिर से ढकेलो, फिर से ढकेलता है तो फिर आता है इसकी ऐसे, इसीलिए जो है हिचकी आता है। और वही भोजन जब खूब स्पीड से ढकेल देता है तो बस वो जो ढकेलता है ना तो बस मुंह कान नाक द्वारा जो है कि भोजन बाहर आ जाती है। तो जब वो जो भोजन बाहर आ जाती है वो प्रेशर से जो ढकेलता है कि ये फेफड़ा, तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या कि हम सरक गए, नाक से जो भोजन निकल गया तो सरक गए। तो क्या कहता है वो, देखिए क्या कहता है कि हमरा को याद करे चलो, इसीलिए हम सरक गए। ससुरा तुम किसी को याद कर रहा था जिसके कारण जो एपिग्लोटिस जो है अपना उसको पते न चला कि हम किधर इधर झुके, जो कि भोजन फेफड़ों में चला गया, तो उल्टे बोलता है कि हमरा ही कोई याद कर रहा था इसीलिए हम सरक गए। तो इस तरह से ऐसा नहीं होता है दोस्तों। इस तरह से अब हम लोग पढ़ेंगे कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो वह डायरेक्ट कहाँ आ जाता है, एल्वेली में जो आता है सांस, तो यहाँ क्या होता है कि यहाँ ब्लड जुड़ा हुआ होता है इससे। तो ब्लड में होता है क्या, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन जो होता है वह हीमोग्लोबिन का काम क्या है कि वह जो इसमें ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन को वह खींच लेता है, और उसके बाद जो है कि पूरे शरीर में जैसे ऑक्सीजन लेके ब्लड में मिला दिया और पूरे शरीर में जाके बांटने लगा। लो, सब सेल को बांट रहा है, लो तुम भी लो, ऑक्सीजन लेके आए हैं, तुम भी लो, और बदले में कहता है कि तुम उधर से हमको कार्बन डाइऑक्साइड दे दो, और ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड उधर से लाता है, और लाने के बाद वह जो है कहाँ, एल्वेली में छोड़ देता है। तो एल्वेली में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है और ऑक्सीजन को इधर से ले जाता है। उसके बाद जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एल्वेली में छोड़ेगा, डायफ्राम इधर से मारेगा हचाक से जैसे मारेगा तो बस जो है कि यह जो है सांस नली के द्वारा जो है बाहर हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है नेचर में क्या होता है, गर्म, इसीलिए सांस हम लोग लेते हैं ठंडा हवा लेकिन उधर से छोड़ते हैं क्या, गर्म हवा। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो 0.03 से कितना बढ़ जाता है, 4% हो जाता है। तो इसीलिए गर्म हवा होता है जब हम लोग छोड़ते हैं। तो लेकिन ये जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन को जो है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा प्रेम है। किससे? तो कार्बन मोनोऑक्साइड से, CO से। कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ मिलता है? तो धुआं सब में जहां धुआं होता है वहां कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है। और जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड जो है यहाँ हम सांस लिए तो साला भूल गया ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे नहीं कहते हैं, प्यार के नाव में उसी दिन छेद हो जाता है जब उसके सहेली अपने से ज्यादा सुंदर लड़की को दिखा देती है, उसी दिन से दरार आ जाती है। उसी तरह जो है कि यह जो है हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को छोड़ देता है और कार्बन मोनोऑक्साइड को यह जो है लेके चला जाता है और पूरे ब्लड में बांट देता है। पूरे ब्लड में बांट दिया, अब कार्बन मोनोऑक्साइड पूरे शरीर में फैल गया। अब हम लोगों को चक्कर आने लगा, चक्कर होता है तो बस गिर गए, बेहोश हो गए। इसीलिए जो है कि धुआं में हम लोगों को चक्कर आने लगता है। दोस्तों इस तरह से जो है कि श्वसन जो है कि अब देखिए कि वो जो है कि ऑक्सीजन तो लेके गया, पूरे शरीर तक फैला दिया और पूरे शरीर के कोशिकाओं में जाता है और कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में। अब माइटोकॉन्ड्रिया में वहां पहले से क्या रहता है, ग्लूकोज। तो ऑक्सीजन और ग्लूकोज दोनों मिलकर अभिक्रिया करता है, तो बस रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, जल और एनर्जी, मतलब ऊर्जा और
कार्बन डाइऑक्साइड, फिर वह कार्बन डाइऑक्साइड को पुनः वापस लेके एल्वियोला में छोड़ देता है, और एल्वियोली जो है कि फिर वो सांस से बाहर छोड़ देता है। तो इस तरह से हमारे शरीर में दो तरह का श्वसन होता है। तो हम लोग जो यहाँ फेफड़ों में श्वसन करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, तो यह हो गया बाह्य श्वसन, इसे कहते हैं बाह्य श्वसन। और एक जो कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में जो श्वसन पूर्ण रूप से संपन्न होता है, उसे कहते हैं आंतरिक श्वसन। तो क्वेश्चन आता है कि श्वसन कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के, एक बाह्य श्वसन, एक आंतरिक श्वसन। आंतरिक श्वसन कहाँ होता है? तो कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में। और बाह्य श्वसन कहाँ होता है? तो हमारे फेफड़ों में। तो पूर्ण रूप से श्वसन जो है मानव में कहाँ संपन्न होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। लेकिन एक क्वेश्चन और आता है कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के अलावा भी हीमोग्लोबिन को कौन एक्सेप्ट करता है, कौन वो जो है उसको खींचता है, कौन उससे ज्यादा पसंद है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड, उसको भी वह खींचने में बहुत सक्षम है। तो इस तरह से दोस्तों अब हम पढ़ेंगे कि टेडियम वॉल्यूम क्या होता है। टेडियम वॉल्यूम जो होता है कि एक बार हम जितना सांस ले सकते हैं उसे टेडियम वॉल्यूम कहते हैं। जैसे नॉर्मली एक बार हम कितना सांस ले सकते हैं, जैसे ले रहे हैं, एक बार सांस लिए तो हम 500 ml सांस लेते हैं, यानी आधा लीटर पानी का जो बोतल है उसमें जितना हवा आएगा उतना हम लोग एक बार नॉर्मली सांस लेते हैं। लेकिन अब हम लोग जैसे जबरदस्ती सांस ले रहे हैं, तो देखिए फेफड़ा कितना, छाती कितना फूल गया। तो ये जो जबरदस्ती ले रहे हैं तो उसका जो कैपेसिटी है, टोटल लंग्स कैपेसिटी, हमारी सांस लेने की जो क्षमता है कि हम कितना अधिक से अधिक सांस ले सकते हैं, तो वह 6000 मिलीलीटर यानी 6 लीटर सांस ले सकते हैं। यानी 6 लीटर वाला जो बोतल होता है तो 6 बोतल हम सांस एक बार में कैपेसिटी है हम लोगों के फेफड़ा का खींचने का, तो हम इतना सांस ले सकते हैं। अब इस प्रकार जो है कि हम देखेंगे कि जब हम पर्वत पर चले जाते हैं, ऊंचे स्थान पर चले जाते हैं, तो वहाँ ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। तो हम वहाँ किस प्रकार सांस लेते हैं? तो कुछ औजार ले जाते हैं, यंत्र ले जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? ऑक्सीजन सिलेंडर। तो पर्वत पर जब पर्वत पर जाते हैं तो हम लोग सांस लेते हैं क्या? सिलेंडर में क्या भरा रहता है? ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन। उसके बाद समुद्र के हल्का फल्का गहराई में जाते हैं तो सिलेंडर लेके जाते हैं, उसमें भी क्या रहता है? ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन। लेकिन जब समुद्र में 300 फीट से ज्यादा गहराई में जाते हैं तब वहां जो है कि ऑक्सीजन प्लस हीलियम गैस वाला जो है मिला जुला सिलेंडर लेके जाते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि ज्यादा गहराई में जाने पर सिलेंडर में कौन सी गैस भरी होती है? तो ऑक्सीजन प्लस हीलियम। और पर्वत पर और कम गहराई में तो ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन। लेकिन क्वेश्चन आप सोचिए कि आखिर ऑक्सीजन ही तो हम सांस लेते हैं, तो नाइट्रोजन और हीलियम को मिलाने की क्या जरूरत है? तो दोस्तों हम लोग जो है सब दिन हवा में सांस लिए हैं और हवा में 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है। तो हम लोग हवा को सांस लिए हैं और उससे जो है कि अब छान करके ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन में जाता है। और डायरेक्ट हम लोग जो ऑक्सीजन लेंगे तो ऑक्सीजन डायरेक्ट भारी होता है, उससे हम लोग सांस नहीं ले पाएंगे। अगर सांस लेंगे तो हमारे फेफड़ों में चोट लगेगा और इससे क्या होगा कि फेफड़ा फट भी सकता है और व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। इसलिए हवा को फैलने के लिए, तोड़ने के लिए, हल्का होने के लिए जो है उसमें नाइट्रोजन और हीलियम मिलाया जाता है ताकि हम आसानी से सांस ले सकें। तो इस तरह से आप लोग जब डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो देखे होंगे कि आईसीयू में वहां दो तरह का होता है। एक आईयूसी होता है, आईसीयू, तो वहां भर्ती होता है तो वहां डॉक्टर, ऑक्सीजन सब कुछ एकदम हमेशा तैयार रहता है। और एक वार्ड में होता है, वार्ड में उतना नहीं होता है, समय समय पे सिर्फ डॉक्टर आते हैं, देख लेते हैं। तो आईसीयू में जो भर्ती होता है मरीज, जब वो सांस नहीं ले पाता है तो उसको एक क्या देता है? मास्क देता है। मास्क में ऑक्सीजन देता है और उस ऑक्सीजन में क्या रहता है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिला हुआ रहता है और वो जो है सांस लेता है। उसके बाद वो भी मास्क से भी ले, अपने से सांस नहीं खींचने की अवस्था में है, ज्यादा सीरियस मरीज है, तब क्या करते हैं डॉक्टर लोग कि उसके नाक में 2 पाइप घुसा के
और उसके बाद जो है उसके फेफड़े तक पहुंचा दिया जाता है और तब वहां से सांस दिया जाता है, तब वह श्वसन करता है। तो इस तरह से आपको जो है कि यह वीडियो आया होगा पसंद में। दोस्तों एक क्वेश्चन और है कि नॉर्मली जो हम लोग जो सांस लेते हैं तो 1 मिनट में 16 बार सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, और इस तरह से जब हम सो जाते हैं तो 12 बार ही सांस लेते हैं। सोने के बाद धीरे धीरे सांस की गति होती है, तो हम लोग 12 बार एवरेज में सांस लेते हैं। और जब बच्चे होते हैं तो वह 1 मिनट में 25 से 26 बार सांस लेते हैं 1 मिनट में। तो इस तरह से आपको यह जो श्वसन तंत्र समझ में जरूर आया होगा, आशा करते हैं। आप कमेंट करके जरूर बताएं। आप लोगों का प्यार बहुत ही ज्यादा हमको मिल रहा है, अच्छा कमेंट आता है जिससे दिल खुश हो जाता है और हम जो है और हमको वीडियो बनाने में प्रोत्साहन मिलती है। तो आप लोग जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। और जो है कि हम प्रयास करेंगे लगातार कि आपको आसान से आसान भाषा में, सिंपल भाषा में मैप के जरिए, नक्शा के जरिए आपको समझाने का प्रयास करेंगे।